नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे देश भर में जारी सियासी उठापटक की। कई राज्य ऐसे हैं जिस राज्य को उठाओ वहां सियासी उठापटक चल रही है। पिछले कुछ दिनों से देश भर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर राज्य में सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सबसे बड़ी खबर आई पंजाब से, जहां बीजेपी का साथ छोड़ चुके अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। दोनों दल आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी पंजाब का अगला चुनाव अकाली दल और बीएसपी मिलकर लड़ेंगे। वहीं राजस्थान से भी एक बार फिर नाराजगी की खबरें आ रही हैं। आज सचिन पायलट दिल्ली आ गए और एक बार फिर उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। बिहार में भी नए हालात बन रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कल अचानक एनडीए खेमे के जीतन राम मांझी से मिले। इसके बाद आरजेडी प्रवक्ता ने सीधे सीधे एनडीए को सरकार बचाने की खुली चुनौती दे दी है। बंगाल में आप पता ही है आपको, बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है और ममता के पुराने सिपहसालार मुकुल रॉय शुक्रवार को कल ही घर वापसी कर गए हैं। बड़ी खबर यह है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति के काम से ब्रेक ले चुके प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई है। उधर बीजेपी खेमे में भी हलचल है। यूपी में सियासी अटकलों के बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खबर है यूपी के साथ मोदी मंत्रिमंडल में भी विस्तार और फेरबदल हो सकता है। यानी बीजेपी ने भी सबसे अहम माने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सियासी मैदान की सबसे बड़ी खबर आई पंजाब से, जहां अकाली दल ने बीएसपी से हाथ मिला लिया। आपको याद होगा, सुखबीर बादल कुछ ही दिन पहले कह रहे थे हमारी सरकार आएगी, डिप्टी सीएम दलित होगा। और अब देखिए, अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल और बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने दोनों दलों में गठबंधन का ऐलान कर दिया। समझौते के तहत बीएसपी पंजाब की 20 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बाकी 97 सीटों पर अकाली दल मैदान में होगा। समझौते का ऐलान करते हुए दोनों दलों ने पंजाब में बड़ी जीत का दावा किया है। गठबंधन के ऐलान के बाद क्या बोले सुखबीर बादल, सुनिए। ये पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ है। हिस्टोरिक गठबंधन है। 25 साल पहले हमारा गठबंधन था और ये जो हमारी दोनों पार्टी की जो सोच है, फिलॉसफी है, सेम है। और आज बड़ी खुशी है कि 25 साल बाद ये गठजोड़ हुआ है। और जैसे पहली बार गठजोड़ हुआ था, क्लीन स्वीप पंजाब में हुई थी, इसी टाइम इस बार भी देखना एक बड़ी मूवमेंट बन जानी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ, जो इतनी भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने पंजाब को तबाह किया। उधर महाराष्ट्र की सरजमी से भी सियासी खिचड़ी पकने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ करीब 3 घंटे मुलाकात हुई। माना जा रहा है इस मुलाकात में 2024 के आम चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने पर बात हुई। 2021 चल रहा है, 2024 की देखिए रणनीति अभी से बनाने लगे प्रशांत किशोर और शरद पवार। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रशांत किशोर बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रणनीति बनाने के काम से हटने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की विपक्ष के कई नेताओं के साथ नजदीकी है। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं की चुनावी रणनीति बनाई है। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद एनसीपी के प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने संकेत दिए पवार विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं। वे रणनीतिकार हैं, उनका एक अनुभव है, चीज़ों को वो अलग तरीके से जांचते हैं, समझते हैं। हमें लगता है उनका अनुभव उन्होंने पवार साहब के सामने रखा। देश में राजनीतिक परिस्थिति क्या है, निश्चित रूप से उसकी जानकारी दी होगी। और ये बात सच है कि पवार साहब की इच्छा है कि देश में सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जाए। वो लगातार ये बातें करते आए हैं। बंगाल चुनाव के पहले भी वो बंगाल भी जाने वाले थे, तबीयत खराब होने के कारण जा नहीं पाए। लेकिन फिर ये कोशिश होगी कि देश में विपक्षी दलों को एक किया जाए और एक सशक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से
प्रयत्नशील है, इसकी पक्षधर है। आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जाएगा। इस बीच पटना में भी एक ऐसी मुलाकात हुई जिससे वहां सियासी भूचाल आ गया। यह मुलाकात हुई आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव और एनडीए के सहयोगी, बीजेपी के, जेडीयू के सहयोगी, हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बीच। दरअसल कल अचानक तेज प्रताप पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के घर पहुंच गए। तेज प्रताप ने कहा था अगर मांझी आरजेडी के साथ आना चाहें उनका स्वागत है। आज आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को खुली चुनौती दे दी कि वो अपनी सरकार बचाकर दिखाए। श्री तेज प्रताप जी, नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। जीतन बाबू मांझी जी भले एनडीए में स्वशरीर हों, लेकिन उनका दिल लालू प्रसाद जी के विचारधारा के साथ ही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा की लड़ाई जीतन बाबू मांझी जी ने साथ मिलकर लड़ी है। आज एनडीए में जीतन बाबू मांझी जी का दम घुट रहा है। कई मौकों पर उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। हम तो एनडीए के लोगों को, बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं, इस सरकार को बचा सको तो बचा कर दिखाओ। खुली चुनौती आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दे दी है। सरकार बचाकर दिखा सकते हो तो दिखाओ। दरअसल जीतन राम मांझी ने लालू को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी थी। मांझी के बाद मुकेश सहनी की भी लालू से फोन पर बात हुई है। जब मीडिया ने उनसे लालू की बातचीत के बारे में पूछा क्या बातचीत हुई, सहनी बोले लालू यादव बड़े नेता हैं, अगर मौका मिला तो जरूर मुलाकात करूंगा। हालांकि फोन पर बात को लेकर उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी, इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। यानी नीतीश सरकार के दो सहयोगी जीतन राम मांझी, हम और मुकेश सहनी वीआईपी, इनका ताजा रुख बिहार में सियासी हलचल बढ़ा रहा है। इधर बीजेपी ने भी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी 2024 के लिए काफी अहम माने जा रहे उत्तर प्रदेश के लिए रणनीति को धार दे रही है। राज्य में अगले साल, यूपी में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले ही पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से 1.5 घंटे मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से 1.5 घंटा मुलाकात की, जेपी नड्डा से मिले, पार्टी अध्यक्ष से। अमित शाह ने, आपने तस्वीरें देखी होंगी, यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों से भी मुलाकात की। इस दौरान 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति का खाका खींचा गया। कल देर शाम पीएम आवास पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी अलग से बैठक हुई। माना जा रहा है यूपी के साथ मोदी मंत्रिमंडल में भी विस्तार और फेरबदल को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि सियासी समीकरण दुरुस्त किए जा सकें। मोदी मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को शामिल करने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा, पीके और पवार ने बना लिया 2024 में जीत का फॉर्मूला, और क्या खतरे में है नीतीश सरकार? राष्ट्र की बात में आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले फिलहाल मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी से गुरु प्रकाश आ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस से आज आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। आरजेडी की तरफ से खुद मृत्युंजय तिवारी हैं, जिन्होंने नीतीश सरकार को, एनडीए को चुनौती दी है कि सरकार बचाकर दिखा सकते हैं तो दिखाएं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी आ गए हैं। लेकिन इनसे बातचीत करूं उससे पहले मेरे साथ मुंबई से विनोद जगदाले और दिल्ली से प्रशांत देव जुड़ गए। जरा अंदर की खबर आपको दे देते हैं। पहले विनोद आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत किशोर ने, माना जा रहा है, खबर है विनोद, शरद पवार को एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया है अंदर बंद कमरे में। यह बताया कि कैसे 2024 में मोदी को हराया जा सकता है। विनोद, क्या खबर आ रही है अंदर से? देखिए, ये 3 घंटे की जो मुलाकात चली है, इस मुलाकात में एनसीपी के नेता भले ये कह रहे हैं कि हमने प्रशांत किशोर को अपना हेड नहीं बनाया है, पूरा राजनीतिकार नहीं बनाया है, लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि 3 घंटे ये बैठक चली। बैठक के शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के हैं जयंत पाटिल, वो मौजूद थे। वो निकलने के बाद पवार और
पीके की आमने सामने ये बैठक हुई है। इस बैठक में पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने ये बात बताई है कि अगर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां अगर एक साथ 2024 की इलेक्शन में उतरती है तो 300 सीटों पर जीत पक्की यहां पर मिल सकती है। हर 300 सीटें। प्रशांत किशोर ने ये बताया, विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोक रहा हूं। ताकत है। प्रशांत किशोर ने शरद पवार को प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि अगर रीजनल पार्टीज एक हो जाएं तो 2024 के चुनाव में 300 सीटें जीत सकती हैं। जी मानक, देखिए पूरे प्रशांत किशोर ने जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, जिन जिन इलाकों में क्षेत्रीय पार्टी का जोर है, जैसे केरला हो, उन्होंने एक बात उनको प्रेजेंटेशन के साथ बताई कि किस प्रकार से चुनाव अगर लड़ते हैं और ये सारी पार्टियां एक साथ उतरती है तो 300 सीटों का आंकड़ा वो हमें वो पार कर सकते हैं। और यहां पर शरद पवार को कहा गया है कि आप सभी क्षेत्रीय दलों से बात करें। कहीं ना कहीं मानक ये बात तो साफ है कि ममता के कहने पर यह मुलाकात यहां पर हुई है। एनसीपी से कह रही है कि शरद पवार की सेहत के बारे में पूछताछ, और 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, तो उसकी शुभकामनाएं देने के लिए ये गए थे। लेकिन ये कहने की बातें हैं, अंदर खाने अच्छी 3 घंटे बैठक हुई है, एक साथ खाने का लुत्फ भी उठाया है। आपको पता ही होगा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में एक बात कहती है कि मोदी के सामने कौन, चेहरा किसका है। तो इस बार ये अगर सब दल साथ में आ जाते तो चेहरा किसी का नहीं रहेगा, नेतृत्व तो किसी एक के हाथ में रहेगा और वो सभी पार्टियों से बात करेगा। सारी पार्टियां मानती है, एक साथ चुनाव में मैदान में उतरती है तो ये अलग चित्र, एक अलग तस्वीर यहां पर 2024 में देखने को मिल सकती है। इसी के लिए ये प्रशांत किशोर की शरद पवार के साथ हुई बैठक काफी अहम है। और आपको पता ही होगा, पहले से ही ममता बनर्जी हो और शरद पवार हो, इनका एक ही कहना है कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां यहां पर मजबूत होनी चाहिए और एक साथ अगले चुनाव में साथ में आनी चाहिए। दोनों हर बार यही बात करते थे और यही बात को लेकर प्रशांत किशोर ने ये शरद पवार से मुलाकात की है। ओके, ऑल राइट। अब देखिए, प्रशांत किशोर, शरद पवार, ममता बनर्जी और बाकी विपक्षी दल 2024, जैसा मैंने कहा, अभी 3 साल है। 3 साल पहले से ही स्थानीय दलों को एक साथ लाने की कोशिशें प्रशांत किशोर, शरद पवार इन्होंने शुरू कर दी हैं। एनसीपी ने, शरद पवार ने शुरू कर दी। विनोद अंदर के डिटेल भी बता रहे हैं। लेकिन इधर बीजेपी की तरफ से भी अभी से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। आप देख ही रहे हैं कैसी सियासी गहमा गहमी यूपी से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। अब खबर यह आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। मोदी सरकार में भी पहली बार 2019 के चुनाव जीतने के बाद कोई बदलाव हो सकता है, कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। प्रशांत देव अंदर की खबर दे रहे हैं। प्रशांत, जरा बताइए, मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे आ सकते हैं, क्या चर्चा चल रही है अगर यह फेरबदल होता है तो? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है माना कि फेरबदल की पूरी गुंजाइश लग रही है। पूरे कयास जो लगाए जाते हैं पिछले 2, 3, 4 दिनों में दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं का आपस में मिलना हुआ और जिस तरीके की हलचल दिखाई दी, उससे अंतोगत्वा ये नतीजा निकलता है कि और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। क्योंकि ये सबको पता है कि अभी जो केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उनके पास चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रकाश जावड़ेकर हो और पीयूष गोयल, इनके पास अतिरिक्त मंत्रालयों का प्रभार है। तो उसको, और दूसरी बात कि चुनाव को देखते हुए, रणनीति को देखते हुए कुछ नए लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है, ऐसी अंदर से खबरें आ रही हैं। और विशेष तौर पे चूंकि जैसा आपने ये बताया कि लोकसभा चुनाव और तुरंत विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक मिनी इंडिया है, बहुत भारी सीट वहां पे लोकसभा की भी है। और उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा पूरी तरीके से है। शायद इसीलिए योगी की लगातार इतनी आनन फानन में मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, उस सबसे मुलाकात के बाद लास्ट में कल उन लोगों की मुलाकात हुई पीएम आवास पे। तो इससे अर्थ यही निकाला जा सकता है कि इसमें, अच्छा, बीच में उसी दौरान जिस समय योगी जी मिल रहे थे गृह मंत्री से, अनुप्रिया पटेल भी शामिल है। तो अब अनुप्रिया पटेल पे भी बात हो रही है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बाकी कई और नए लोग हैं जो जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, तो उनको भी जगह मिल सकती है।
तो ये बात मानक बिल्कुल ठीक है। ये जो बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रशांत बिल्कुल ठीक है। जो नाम चल रहे हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनमें सर्बानंद सोनोवाल हैं, असम के पूर्व सीएम, क्योंकि इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को सीएम बना दिया गया। देखते हैं सर्बानंद सोनोवाल को क्या मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है ताकि वो नाराज ना हो जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? अनुप्रिया पटेल का आपने जिक्र कर दिया। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनको भी दिल्ली लाया गया है, हो सकता है उनको भी जगह दी जाए। इसके अलावा कुछ एक सहयोगियों की तरफ से भी कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। बैजयंत पांडा का भी नाम चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए, आपका भी शुक्रिया विनोद जगदाले। राष्ट्र की बात की डिबेट पर आ रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी हैं क्या? मृत्युंजय तिवारी बताइए। मृत्युंजय तिवारी, आप ये खुली चुनौती जो दे रहे हैं नीतीश सरकार को, किस आधार पर दे रहे हैं? आप कह रहे हैं सरकार नीतीश की बचाकर दिखाइए, क्या गिरने वाली है नीतीश सरकार और क्या आधार है इसका? देखिए मानक जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि एनडीए के अंदर जो घटक दल हैं उसके अंदर सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर हमला बोला जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े किए कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपना फोटो लगा लीजिए, और लगातार वो सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। श्री मुकेश सहनी जी दूसरे सहयोगी, कल उन्होंने 19 लाख रोजगार पर बात की जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार उठा रहे हैं। सभी माननीय विधायक के निधि का भी बात उन्होंने उठाया है। तो नाराजगी अंदर खाने है। अभी एक बीजेपी के एमएलसी को निलंबित करना पड़ा, कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करते हैं कि इनके पुलिस जो है निर्दोष को फंसाती है, दोषियों को बचाती है, दलितों का अल्पसंख्यकों का भला नहीं हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो सिर्फ फुटबॉल है, सत्ता की मलाई के लिए एक है, जनता की भलाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं बेरोजगारी पर। एक सेकंड मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट रुकिएगा। ये सबको दिखाई दे रहा है कि वहां अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन आप जो ये खुली चुनौती दे रहे हैं, इसका आधार क्या है? आपने उनसे संपर्क कर लिया क्या? क्या आपको भरोसा मिल गया कि वो आपके साथ आने वाले हैं? बताइए, 1 महीने में गिरा देंगे, 15 दिन में सरकार गिरा देंगे? मानक जी, राजनीति में हम अगर राजनीति में हैं और जनता ने मुख्यमंत्री अपना तेजस्वी यादव जी को ही बनाने के लिए वोट दिया, चुनाव आयोग की कृपा से ये सरकार किसी तरह से बनी है। वोट भी मात्र 10,000 क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? जनता ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वोट दिया था। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चुनाव इस तरह मत करिए नेशनल टीवी पर बैठकर कि चुनाव आयोग ने बेईमानी कर दी और तेजस्वी के लिए वोट पड़ा था सीएम बनाने के लिए, ऐसे मत बोलिए। ये तो मानक जी सबको पता है कि बिहार में कौन सा खेल हुआ, उस पर हम नहीं जाना चाहते। नहीं, किसी को नहीं पता है। नहीं, किसी को नहीं पता है। ये मत बोलिए, इस तरह मत बोलिए। देखिए कम है। नहीं मानक जी, 10,000 वोट मात्र एनडीए से कम मिला महागठबंधन को, और सीट भी हम नहीं, आप गलत डायरेक्शन में डिबेट ले जा रहे हैं। आपने जो आज चुनौती दी है उसका आधार बताइए ना मुझे, कि सरकार बचाकर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। हम आधार ये है कि बीजेपी में, जेडीयू में, बाकी दोनों सहयोगी दलों में जिनके दम पर ये सरकार है, वो नाराजगी है। ओके, और ये नाराजगी दिख रही है। ओके, राजीव रंजन, उसके बाद आ रहा हूं शरद पवार और प्रशांत किशोर की रणनीति पर। राजीव रंजन, आपकी सरकार बचाकर दिखाइए। आप खुली चुनौती दे रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा सरकार बना के दिखाइए। सरकार बचाने का सवाल कहाँ है? सरकार तो हमारी है और पिछले 16 वर्षों से हमारी सरकार है। नीतीश कुमार जी लगातार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है उसका इस्तेमाल करके कहीं न कहीं एक दौर में जब राजद एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि शायद वो खुद को अस्तित्व संकट के दौर से जूझने का एक वक्त हम कह सकते हैं, उससे नीतीश कुमार जी ने उन्हें बाहर निकाला। अब ये राजनीतिक अवसरवादिता अपनी जगह पर है, और जिस तरह की बातें ये कह रहे हैं, इन्हें शायद सबसे पहले ये बात कहने के पहले इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो चिराग पासवान जी को अपनी ओर से बनाना चाहिए, जिनकी वजह से इनको कुछ सीटें मिल गई। देखिए, जनादेश पूरी तरह से स्पष्ट है बिहार का। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को जनता ने वोट किया है। गलती से कुछ वोट इधर उधर हुए जिसकी वजह से राजद के भी कुछ लोग जीत करके चले।
अब लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है। अरे जनादेश को और कई महीने हो चुके हैं अब राजीव रंजन। अब तो देखिए आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं आपको, खुलेआम कह रहे हैं कि याद करिए 19 लाख रोजगार का दावा। जीतन राम मांझी खुद देखिए लालू जी से बात कर रहे हैं, कुर्सी हिल तो नहीं रही है। देखिए एक बात आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए, दो हिस्से में मैं कुछ बात आपको कहूंगा। पहली बात तो ये जीतन राम मांझी जी या जो दूसरे नेता मुकेश सहनी जी की बात ये कह रहे हैं, ये दोनों कल तक तो इनके साथ ही थे, उन्होंने इनको आजमाया है, उन्होंने महसूस किया कि तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ धर्मनिरपेक्षता या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में वो असफल रहे और तभी वो हमारे साथ है। इसलिए वो कोई गलती नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार सबों को है और इसका प्रयोग वो करेंगे। जहां भी उन्हें शंकाएं होंगी वो अपनी बात रखेंगे, हम उनका समाधान भी करेंगे। आपका साथ तो नहीं छोड़ रहे ना वो, नहीं गलेगी राजद की, आपका साथ तो नहीं छोड़ रहे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। उस अज्ञानता के दौर में नहीं लौटेगा। वो जो अंधकार और प्रकाश की लड़ाई है, आप खुलकर नहीं बोल रहे राजीव रंजन। ऐसा लग रहा है कि आप इस शो से भी ऐसा लग रहा है अपने सहयोगियों से अपील कर रहे हैं कि सोच समझकर फैसला करिएगा। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे ये दोनों। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक परिपक्व पत्रकार मानता हूं और बंदर घुड़की शब्द जो होता है ना, हाँ, उसको लोग एक प्रचलित मुहावरे के तौर पर भी हम मानते हैं। हाँ। दरअसल कभी कभी लोगों को सुर्खियों में जगह चाहिए। मृत्युंजय जी को आज की सुर्खी मुबारक हो। दरअसल जमीनी सच यही है, हमको एक पूरी स्थायित्व के साथ सरकार चलाने का अवसर मिला है। हाँ। और नहीं लेकिन ये देखिए लेकिन ऐसे मृत्युंजय तिवारी के बारे में ये मत कहिए कि उन्होंने सुर्खियों में आने के लिए ऐसा बयान दिया। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है और विपक्ष तो उसका फायदा उठाएगा ही ना। राजीव रंजन खुली चुनौती देगा आपको, बचाइए सरकार। सबसे पहली बात तो ये है कि आग और धुआं का सवाल है तो आग हमारे यहां लगी है या आग इनके यहां लगी। कई बार अपने यहां की आग को बुझाने में भी धुआं निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भाइयों के बीच का जो द्वंद्व है, जो घर के अंदर अंतर्द्वंद लोगों ने पहले भी देखा है, कहीं उसकी आज तो नहीं। ओके, ऑल राइट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये इनका पारिवारिक आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य जी 2024 की तैयारी 2021 में सवाल का मृत्युंजय जी एक सेकंड रुकिएगा जरा, अभी आऊंगा बिहार पे, फिर आऊंगा। भाई राजीव जी नहीं दे पाए। हाँ अभी आऊंगा उस पे, फिर आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम 2024 की तैयारी 2021 में और शरद पवार के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी में, विपक्ष का गठबंधन, कांग्रेस कहीं है ही नहीं उसमें। आपने जो विषय रखा है डिबेट का वो बड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन आपने थोड़ा ये बिहार और ये सब करके ना घालमेल कर दिया। तो मेरा मूड था कि बहुत अच्छी तरह संजीदगी से बहस होगी, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों में आपने बहुत समय व्यर्थ कर दिया। फिर भी आपका शुक्रिया कि आप मेरे पास आए हैं। देखिए, मैं प्रशांत किशोर की रणनीति पर और प्रशांत किशोर की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं और वो अक्सर जहाँ जहाँ भी जिस नेता के लिए काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, मैक्सिमम सफलता को प्राप्त होते हैं। लेकिन मानक जी, ये जो राष्ट्र का जो 2024 का चुनाव है, ये अभी एक तो दूर है, दूसरा उससे पहले 2023 है, 2022 है और 2022 में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक चुनाव होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि शरद पवार जी से जो उनकी मुलाकात हुई है तो उसके ज़रूर कोई दूरगामी परिणाम आएंगे, मगर एक सवाल खड़ा ये हो रहा है कि क्या तमाम क्षेत्रीय दल मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को रोकने का जो प्रयास करेंगे उसमें कांग्रेस शामिल होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या वो कांग्रेस के नेतृत्व में सारे रीजनल पार्टी और सारे क्षेत्रीय दल मिलेंगे। तीसरा सवाल ये है कि उसका चेहरा कौन होगा। एक तरफ तो चेहरा स्पष्ट है, या तो नरेंद्र मोदी जी होंगे या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ हों या और कोई हो, लेकिन उनका चेहरा ज़रूर होगा प्रधानमंत्री के पद का। तो उस एंटायर विपक्ष अगर एक होता है तो उस एंटायर विपक्ष में क्या कांग्रेस शामिल होगी उस मोर्चे में, नंबर एक।
तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि महाभारत के अंदर भी कृष्ण थे, लेकिन पांडवों को विजय तब मिली जब अर्जुन धनुर्धर था, और चाणक्य को भी जब चंद्रगुप्त मिला तब मगध का सिंहासन पलटा गया। तो अर्जुन कौन होगा, चंद्रगुप्त कौन होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि क्षेत्रीय दलों के पास नेतृत्व हैं, लेकिन अगर बंगाल को देखते हैं हम, तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेता हैं और वहाँ भाजपा ने अपनी पैठ जमा ली है। लेकिन जब ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर आएंगी तो ममता बनर्जी ने कभी पूरे जीवन में पिछले 20 सालों में 25 सालों में किसी और सूबे का भ्रमण या किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटी में उन्होंने भाग नहीं लिया है। मसलन मैं उत्तर प्रदेश को ही देखूं तो उत्तर प्रदेश में ममता जी एक आध बार आई होंगी तो आई होंगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बंगाल से बाहर नहीं रहा। ऐसे ही मैं तमिलनाडु में स्टालिन को लेता हूं, उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव हैं, वो भी बिहार से बाहर निकल के कभी नहीं आए हैं। एक आध बार आए होंगे शादी ब्याह में, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए नहीं आए। अब सवाल है शरद पवार जी का। शरद पवार सबसे वरिष्ठ नेता हैं। शरद पवार वो नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना एक स्थान हासिल किया है। लेकिन शरद पवार जी के साथ भी एक समस्या है कि पिछले 15 सालों से शरद पवार जी ने भी महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य का राजनीतिक जो भ्रमण है वो नहीं किया है। तो अब सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल हैं, और तीसरी तरफ एक सशक्त भाजपा का नेतृत्व है। तो अगर बिना कांग्रेस के क्षेत्रीय दल का कोई गठबंधन बन रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसको सोचना पड़ेगा, और इसके सोचे बिना, मानक जी, इसके सोचे बिना बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि राज्यों की पार्टी जब राज्यों के नेता जब मोदी से लड़ेंगे तो बहुत सा ऐसा सेक्टर होता है, जैसे बंगाल में, जैसे बिहार में, जैसा महाराष्ट्र में, जैसा मध्य प्रदेश में, जैसा राजस्थान में हमने वसुंधरा राजे की सरकार को हटाया, लेकिन जब 2019 के अंदर चुनाव हुआ, एक साल बाद चुनाव हुआ, तो वहां सुपड़ा साफ हो गया, वहां सारे नरेंद्र मोदी जी के खाते में चले गए। तो एक ऐसा सेक्टर होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में तो वो एक को चाहता है, लेकिन बहुत सा वही सेक्टर है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब देखता है, जब राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से देखता है, जब राष्ट्र को मद्देनजर रखकर वो चिंतन करता है, तो देश के भविष्य के बारे में वोट करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह को या आरएसएस के इस सशक्त नेतृत्व और संगठन को हराने के लिए कोई एक सशक्त अगर मोर्चा बनाया जाए, वो बिना कांग्रेस के अगर बनता है, तो मैं इसमें कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। ओके, अब आपने कहा कि मैंने बिहार की बात से शुरुआत की, वो आप उसे छोटी मोटी एक डेवलपमेंट और घटना मान रहे हैं आचार्य जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार को जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें बिहार भी उनकी स्कीम का एक हिस्सा है। उसी तरह पंजाब भी होगा, जहां पर आज बीएसपी और अकालियों का गठबंधन हो गया, यानी विपक्षी खेमे में हलचल शुरू हो गई है। आचार्य जी, आपको तो लगता है कांग्रेस के बिना नहीं होगा, लेकिन अगर ये स्थानीय दल एक हो गए, तेजस्वी देखा ना आपने, वीआईपी और हम बिहार में, वहां अकाली और बीएसपी, इसी तरह शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात आचार्य जी, एक एक स्टेट को प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी जो अंदर से सामने आ रही है, अंदर से आप अगर एक एक स्टेट को लेकर चलेंगे, वो कह रहे हैं 300 सीटें जीत सकते हैं। 300 नहीं, मैं क्या कह रहा हूं मानक जी, मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं अभी कह दूं कि कांग्रेस 325 सीट जीतेगी, तो क्या सीटें जीती? देश का प्रधानमंत्री ना तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के कहने से बनेगा, ना प्रशांत किशोर के कहने से बनेगा। देश का प्रधानमंत्री जो बनता है, देश की जनता बनाती है। मैं हवा में बातें करना नहीं चाहता, ना मैं डिबेट को तू मैं में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक डिस्कशन है और आपने राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा उठाया, और मैं समझता हूं आप पहले एंकर हैं जिन्होंने इस विषय पर बहुत ज्यादा बारीकी से दृष्टि डालते हुए राष्ट्र को इस बात 2-3 साल के बाद जो घटनाएं घटेंगी उनके बारे में बताने का प्रयास किया। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती मिले, इससे बड़ा वोट बैंक कौन सा हो सकता है? बैकवर्ड भी मिल गया, दलित भी मिल गया, लेकिन गलती कहां हुई 19 के चुनाव में कि कांग्रेस को बाहर रखा, तो नतीजा क्या हुआ? नहीं, लड़के भी तो मिलके लड़े थे। बिहार का चुनाव हुआ, लड़के भी तो मिलके लड़े थे यूपी के, वो भी तो हार गए थे। वो स्टेट नहीं, मैं तो कह रहा हूं
मैं ये बात कह रहा हूं, जब आप राज्य की बात करेंगे तो मैं राज्य की बात करूंगा। मैं कह रहा हूं कि 19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को साइड कर दिया गया, ठीक है, उसका परिणाम आपके सामने। ऐसे ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अरविंद केजरीवाल जीते, लेकिन जब 2019 का लोकसभा हुआ तो क्या रिजल्ट आया? तो मैं ये कह रहा हूं, राज्यों के चुनाव के मुद्दे और राज्यों के चुनाव के चेहरे और होते हैं, और राष्ट्रीय जब चुनाव होगा, जब राष्ट्र के भविष्य का शंखनाद होगा, तो उसके अंदर देखना होगा कि अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है। ओके, मैं समझ गया। घनश्याम तिवारी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन गुरु प्रकाश पहले आपके पास आ रहा हूं। गुरु प्रकाश, जिस राज्य को उठा लीजिए वहां हलचल है। पंजाब में आज देख लीजिए डेवलपमेंट हो गया, बीएसपी और अकाली में गठबंधन, जैसे मैंने बताया। बिहार में देख लीजिए रीअलाइनमेंट की कुछ सुगबुगाहट साफ दिखाई दे रही है कई दिनों से, और भी कई राज्यों में हलचल है। यूपी देख लीजिए, और ये प्रशांत किशोर शरद पवार की मीटिंग 2024 के लिए अभी से क्या कुछ चिंता हो रही है आपको, गुरु प्रकाश? नहीं, देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर मैं आचार्य जी से असहमत रहता हूं, लेकिन आज शायद ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब मैं उनसे अग्री कर रहा हूं कि वाकई में सामने तो बहुत सारे फेसेस हैं और सब अपने आप में पीर पद के दावेदार हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी खुद पीएम बनना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी खुद पीएम बनना चाहती हैं। तो जब तक लीडरशिप को लेकर के आम सहमति नहीं बनेगी तो मुझे नहीं लगता है कि ऑपोजिशन में कोई ऐसी शक्ति है, कोई ताकत है। पंजाब से शुरुआत करते हैं। पंजाब में हम सब जानते हैं मानक जी की अनुपात के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से लार्जेस्ट दलित पॉपुलेशन है, लगभग 32% का। तो स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक एक्शन के रूप में शिरोमणि अकाली दल ने एक अलायंस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। उनकी क्षमता सिर्फ 20 सीटों की है क्या? बहुत दुखद है। देखिए, दलित सशक्तिकरण पे आपको प्रतिनिधित्व देना होता है। हम लोगों ने किया था पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला जी, अभी सोम प्रकाश जी, लगातार ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में लीडरशिप के माध्यम से हम लोग सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं। बिहार पे आइए, अभी आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे अभिभावक की तरह है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको कि उन्होंने मुझे पिछली बार भी कहा था कि गुरु प्रकाश जी, दिवाली आप लोग मना लीजिए, होली हम मनाएंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं चाचा, होली भी निकल गई, अगली दिवाली आने वाली है। तो आपकी चुनौती और आपके दावे जो है, थोड़ा उसमें आत्मावलोकन करने की आपको आवश्यकता है। एनडीए मजबूत है, सशक्त है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, इस नारे से हम लोग चुनाव में गए थे और आगे भी निरंतर बिहार के विकास को लेकर के हम लोग चिंता करते रहे। लेकिन गुरु प्रकाश, जहां तक जो केंद्रीय स्तर, हाँ, जो हलचल है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, यूपी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल, स्थानीय दलों को, सहयोगियों को जगह देना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल। ऐसा लगता है कि अगर प्रशांत किशोर और शरद पवार, वो अलग रणनीति बन रही है विपक्ष की, पंजाब, बिहार, बाकी और राज्य, तो ऐसा लगता है कि आपने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो मतलब मान लेना 24 की तैयारी अभी से शुरू है, और वो इसलिए क्योंकि 2024 के फाइनल से पहले 2022 में क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद सेमीफाइनल आएंगे। तो क्वार्टर फाइनल की तैयारी, फाइनल पर नजर है। देखिए मानक जी, आप भारतीय जनता पार्टी को काफी समय से कवर कर रहे हैं। बीजेपी की विशेषता यह है कि 24/7 365 डे वाली पार्टी है। कोई चुनाव के समय हम लोग जागने वाली पार्टी नहीं है। कुछ ना कुछ सदस्यता अभियान, संपर्क अभियान, सेवाई संगठन के माध्यम से हम लोगों का और जनता का संवाद लगा रहता है। अभी भी उत्तर प्रदेश में जो बैठकें हुई हैं, तो स्टॉक टेकिंग की बैठक कहिए या अपना ये फीडबैक लेने की बैठक कहिए, ये लगातार होता है। जहां तक कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, वो तो भविष्य के कर्म में है, लेकिन स्वाभाविक रूप से 2024 के जब चुनाव आएंगे तो उसमें हम लोग कैसे एक शक्ति के रूप में, टीम के रूप में आगे जाएं, ये मेरे सहयोगी विनोद जगदाले ने बताया, आपने सुना होगा, अगर प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी चल गई तो विपक्ष 300 सीटों टारगेट कर रहा है 2024 में। 300 सब। अब वही, अब जैसे आचार्य जी की बात है, ना तो कोई लीडरशिप है, ना तो कोई नेता है, ना तो कोई नीति है, ना तो कोई नियत है। देखिए, आप शुरू करिए ना मानक जी, आप ऊपर से आइए। जम्मू कश्मीर में परिवार आधारित पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, पंजाब में परिवार आधारित पार्टी शिरोमणि अकाली दल, उत्तर प्रदेश में जाति और परिवार आधारित पार्टी समाजवादी पार्टी। इसी तरह पूरे भारत में बता सकता हूं, लोग उब गए हैं, भारत की जनता उब गई है 2010 के बाद। पिछले 10 वर्षों में घनश्याम तिवारी, अरे आप जरा मेरी बात मानक जी, अच्छा बोलिए पूरी कर दूं जरा 10 सेकंड में। हाँ बोलिए। देखिए, 2010 के बाद मानक जी भारतीय जनता पार्टी एक धुरी के रूप में उभर के आई है। उससे पहले क्या होता था, कांग्रेसवाद और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति होती थी। 10 के बाद हम देख रहे हैं कि गैर बीजेपीवाद की पॉलिटिक्स शुरू हुई है।
तो इन लोगों को स्वीकार करना होगा। पैनल में जितने लोग भी बैठे हैं और आचार्य जी स्वीकार भी करते हैं कि बीजेपी इंपॉर्टेंट पोल के रूप में इमर्ज हुई है और आने वाले समय में आपको मुकाबला इसे ही करना होगा। ओके, घनश्याम तिवारी, नवाब मलिक खुद कह रहे हैं कि हां शरद पवार विपक्षियों को एक कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी कह रहे हैं कांग्रेस के बिना इस गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। घनश्याम तिवारी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो आज आप चिराग लेके भी खोजेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी दल आपको नहीं मिलेगा। अगर शुद्ध भाषा में बात हो तो राजीव रंजन जी जो बैठे हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल में अपने आप को नहीं गिनना चाहेंगे। अनेक मुद्दों पर इनकी राय अलग है और दिन रात वहां पर सिर्फ फुटबॉल होता है। जितने लोग हम पैनल में हैं, आपको जोड़ दिया जाए और एक दो और लोगों को जोड़ दिया जाए, इतने लोग इधर से उधर चले जाए तो इनकी सरकार साफ हो जाएगी और मृत्युंजय तिवारी जी का दावा सही हो जाएगा। तो ये तो सच्चाई है बिहार की। उसी तरीके से अभी जो नेतृत्व की बात कर रहे थे, एजेंडा की बात कर रहे थे गुरु प्रकाश जी, इसकी अगर वाकई तस्वीर देखनी है कि एक पार्टी असंख्य लोगों के साथ, असंख्य पैसे के साथ किसी राज्य में बिना नेतृत्व के, बिना एजेंडे के चुनाव लड़ने जाती है और जीतने का दावा करने लगती है, तो बंगाल का चुनाव देख लीजिए, जिस तरीके से वहां सिर्फ फुटबॉल हुआ है। आप जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहे हैं, आप बंगाल से शुरू कीजिए, बिहार से शुरू कीजिए, उत्तर प्रदेश में आइए, तो आपको समझ में आएगा कि 2024 तक नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व धराशायी हो जाएगा। 10 साल में जिस व्यक्ति ने अच्छे दिन आएंगे के नारे को लेकर के बुरे दिन आ गए हैं को साकार कर दिया और उत्तर प्रदेश में शमशान कब्रिस्तान की राजनीति को साकार कर दिया, ये स्पष्ट है कि 2024 में हो या 2022 में हो, नरेंद्र मोदी जी का आप ना घनश्याम तिवारी ये दावा जो कर रहे हैं 2015 से कर रहे हैं आप। 2014 में मोदी जी जीते थे, उसके बाद से 6 साल हो गए आपको ये दावा करते करते। काउंटडाउन शुरू हो गया, अब हारने वाले हैं, अब हारने वाले हैं, अब हारने वाले हैं, वो जीतते जा रहे हैं। अब 2024 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए प्रशांत किशोर ने दे दिया 300 सीटों का एक प्लान। शरद पवार कह रहे हैं ठीक है, ममता बनर्जी कह रही है हम सबको एक करेंगे, लेकिन बिना कांग्रेस के कैसे होगा घनश्याम तिवारी? सवाल ये नहीं है, बात ये नहीं बिना कांग्रेस के कैसे होगा या बिना भारतीय जनता पार्टी के कैसे होगा। सवाल ये है कि जनता को 10 साल में क्या मिला है। अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि जनता उब गई है। जनता इतनी उब गई है कि इस देश में 2.5 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से इस्तीफा दे दिया। इनको फिक्र ही नहीं है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि इनकी सरकार रोजगार नहीं दे पाई, ट्रेनिंग नहीं दे पाई, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाई, इस आधार पे नहीं। ये फिट कर रहे हैं, कहीं से जतिन प्रसाद को फिट करेंगे, कहीं किसी और को फिट करेंगे, ताकि किसी तरीके से चुनावी तिगड़म जारी रहे। इस देश में भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए सरकार में आती है। बाकी पार्टियां सरकार चलाने के लिए चुनाव लड़ती हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए सरकार में आते हैं। तो तिवारी आप जवाब नहीं दे रहे, आप बच रहे हैं। आप प्रशांत किशोर की रणनीति, 300 सीटों का प्लान, शरद पवार का नेतृत्व, इस पर बोलने से बच रहे हैं। आचार्य जी ने अभी खुल के कह दिया, आचार्य जी ने बता दिया कि आपके नेता अखिलेश यादव यूपी से बाहर नेशनल स्तर पर, मतलब उनका बड़ा सीधा सीधा कहना, यूपी के बाहर कहीं चुनाव जीत सकते हैं क्या अखिलेश यादव? तेजस्वी यादव बिहार से बाहर कहीं चुनाव जीत सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बंगाल से बाहर जीत सकती हैं क्या? शरद पवार महाराष्ट्र से बाहर किसी दूसरे राज्य से कोई चुनाव जीत सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं कांग्रेस के बिना नहीं होने वाला ये। आप बंगाल का उदाहरण देखिए। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ समूची पार्टियां खड़ी थी, समाजवादी पार्टी खड़ी थी, आरजेडी खड़ी थी। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराएगा? जो पार्टी जहां पर मजबूत है वो, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की धार धूमिल हो गई है क्योंकि उनका गवर्नेंस का एजेंडा नहीं है, वो पार्टी चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, मजबूत रहेगी। 2024 हो या 2022 हो, आप देखिएगा जब तक इस देश में गवर्नेंस का एजेंडा सामने नहीं रहेगा, आप खोखले नेतृत्व को लेकर क्या कीजिएगा? आप मोदी जी की तस्वीर लेके घूमते रहिए, कितने लोगों को रोजगार मिलता है? क्या आप अपने बायोडाटा में मोदी जी की तस्वीर दीजिएगा? ये देखिए हमारे पास मोदी जी की तस्वीर है और हमने 100 बार उनके भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर को ट्वीट किया है। मोदी जी की तस्वीर लेकर ही चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं घनश्याम तिवारी, और आप 6 साल से 7 साल से सिर्फ सपने देख रहे हैं, हराएंगे हराएंगे हराएंगे। बिहार में एक मुहावरा फेमस हुआ था जिसका नाम था काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अरे भाई 2 बार चढ़ चुकी है, तो अगर काट की है तो यही मैं कह रहा हूं कि मोदी जी का जो मुखौटा है इस बार कोविड के समय में, या योगी जी का मुखौटा है, ये वो काठ की हांडी है जो पक चुकी है, अब नहीं चढ़ेगी। अभी गुरु प्रकाश ने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसलिए गठबंधन नॉन स्टार्टर है, ये बनेगा ही नहीं, चल ही नहीं पाएगा। अगर अभी जहां पर यही बात ये लोग बंगाल में कह रहे थे, ये स्पष्ट हो गया, अभी उत्तर प्रदेश में देखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। आप ये बताइए, बंगाल में नहीं कह रहे थे, मिक्स मत करिए, 2024 को स्टेट इलेक्शन से मिक्स मत करिए। मैं अपनी बात रखूं? हाँ। अभी के समय में आप पंजाब उठा लीजिए, गोवा उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, उत्तराखंड उठा लीजिए, जहां जहां चुनाव हो रहा है, क्या एक भी राज्य ऐसा है, अभी तो 5 महीने बाद चुनाव है, एक भी राज्य ऐसा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी धारदार नेतृत्व का दावा कर सकती है?
किसी भी गवर्नेंस के एजेंडे का दावा कर सकती है। आप ओके, गवर्नेंस नहीं आचार्य देंगे, जी, नेतृत्व नहीं देंगे, आप देंगे आचार्य जी, चुनाव घनश्याम जीतेंगे। तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीजेपी इतनी एंटी पॉपुलर, इतनी अलोकप्रिय हो गई है कि वो जीत लेंगे स्थानीय दल मिलकर। देखिए, घनश्याम तिवारी जी की जो गति है, स्पीड है, वो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन गलत है। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक दौर था जब ये काम पर, विकास पर और ये नौकरी देने पर वोट मिला करता था। मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2014 के बाद उन्होंने नोटबंदी की 16 में शायद, और उसके बाद बेरोजगारी की दर खूब ख़राब हुई, जीडीपी भी गिरी थी, कोई ऐसा, और सुनो राम मंदिर बना नहीं था, 370 हटी नहीं थी, ये बड़े साफ साफ मुद्दे थे बीजेपी के जो पूरे नहीं हुए थे। उसके बावजूद क्या हुआ 2019 में, 2019 के अंदर जो आपने ये सब जो बातें कही हैं, सब ने चिल्ला चिल्ला के कहा। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था कि एक एक आदमी के खाते में 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये हम देंगे, फिर भी लोगों ने वोट नहीं दिया। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि इस ट्रैक को समझिएगा। घनश्याम तिवारी जी जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो डायरेक्शन गलत ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन उस काम का परिणाम क्या हुआ है? 40-45 सीटों पे सिमट के आ गए, जबकि राहुल जी और अखिलेश जी का समझौता हुआ था। देखिए, ग्रास रूट से और ग्राउंड रियलिटी से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी का घोर वैचारिक रूप से विरोधी हूँ, बीजेपी का घोर विरोधी हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि मानक जी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी समाजवादी पार्टी यही कह रही थी कि साहब कांग्रेस के लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तब भी कहा था, मेरी अखिलेश जी से भी बात हुई थी, मैंने कहा था कि ये गलती मत करो, अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो कांग्रेस को, बसपा को और आप तीनों मिल जाइएगा और तीनों मिलकर के हम लोग हरा देंगे। मुझे आप बताइए, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जो बीजेपी का वोट है मानक जी वो फिक्स है, और जो बीजेपी का जो विरोधी वोट है उसमें ये 3-4 जगह खेल रहे हैं। तो वो जो बीजेपी का वोट है, जब तक उसमें हम सेंध नहीं लगाएंगे, जब तक हम बीजेपी को कैसे हरा सकते हैं? और राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जब राष्ट्र और धर्म का ज्वालामुखी धधक रहा हो तो किसी भी तरह का फौलाद भस्म हो जाता है। ये देश जो है इस समय राष्ट्रवाद और धर्म के रास्ते पे चल रहा है, इसमें ये मुद्दे कुछ नहीं होंगे। और एक बात और मानक जी मैं बता रहा हूं, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पर, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, बेरोजगारी के दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से, नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मोनी के दृष्टिकोण से बीजेपी की सरकार फेल है, मंदी के दृष्टिकोण से फेल है, और तमाम इस बीमारी का जो इलाज होना चाहिए था उसमें भी फेल है। मगर जब राष्ट्रीय मुद्दा आएगा, जब हमारे राष्ट्र का सवाल आएगा, तो वही दो शक्तियों में विभाजन होगा वोट का। क्या एक तरफ मोदी होंगे या मोदी जी की नीति होंगी, दूसरी तरफ एंटी मोदी होंगे। लेकिन अगर चेहरा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कितने भी गठबंधन कर लीजिएगा कोई सफलता प्राप्त हो पाएगी। और एक 10 सेकंड तिवारी आप भी बता दीजिए, खत्म करता हूं। घनश्याम तिवारी जी ने ये कहा, घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देख लेना, हम 400 सीट लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में, हम देखते हैं कैसे समाजवादी की सरकार बन जाएगी। मैं इसको रिकॉर्ड पे ले लेना मानक गुप्ता, और मैं डर के नहीं कह रहा हूं। अगर कोई भी चुनाव होगा तो आपको ऐसे हम हल्के में मत लीजिएगा कांग्रेस पार्टी को। जब राष्ट्रीय चुनाव होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पे होगा, और दुनिया जानती है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है राष्ट्रीय स्तर पे वो कांग्रेस है, ना वो समाजवादी है, ना वो राष्ट्रीय जनता दल है, ना वो टीएमसी है, ना वो डीएमके है, ना वो एनसीपी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्तर का जब चुनाव होगा मानक गुप्ता जी, बिना कांग्रेस के अगर कोई अलायंस बनता है तो गलतफहमी निकाल दीजिएगा, कोई उसका रिजल्ट नहीं आ सकता। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं, कोई भी गुमराह हो जाए। और इसी तरह के भाषण ने बिहार में आरजेडी को गुमराह किया। अरे घनश्याम तिवारी जी, आप मुझसे ज्यादा अच्छा बोलते हो। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपने कहा कि अच्छा बोलते हो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इसी तरह से आप लोग कई बार विपक्ष को गुमराह कर देते हैं, जिस तरीके से बिहार में आपने किया। ना आपके पास नेता था, ना आपके पास संगठन था, लेकिन आपको सीटें चाहिए थी। इस देश में खोखला नेतृत्व विपक्ष नहीं बन सकता। जब तक आप खोखले रहेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि जब तक कांग्रेस धुरी नहीं बनेगी हम खोखले बने रहेंगे। हमारे नेता पिछले 5 साल में 170 कांग्रेस के एमएलए और एमपीज भारतीय जनता पार्टी में मिले हैं। क्या आपका नेतृत्व खोखला नहीं है? मानक मुझे 10 सेकंड तरीके से दावा कर देना। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था आचार्य जी,
आचार्य जी मेरे पीछे नहीं बोल रहा था। सिर्फ दावा कर देना कि हम 400 सीटों में लड़ाएंगे, 500 सीटों में लड़ाएंगे, आप लड़ा लीजिए। आपके जब 150-200 एमएलए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोक पाते? तो खोखले नेतृत्व को विपक्ष की बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। ओके आचार्य जी जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन। आचार्य जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं जो 2017 का चुनाव हुआ, ये बार बार कह रहे हैं खोखला खोखला खोखला। मैं बताता हूं खोखला कौन है, ठोस कौन है। जब 2017 का चुनाव हुआ तो अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका ग्लैमर जितना 2017 में था उससे आधा ग्लैमर नहीं रह गया है। दूसरी बात, शिवपाल जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, शिवपाल जी उनके साथ थे। तीसरा, नेताजी का पूरा वरद हस्त था, उसके बावजूद भी सीटें आई 47। इस बार तो शिवपाल जी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश जी का जो ग्लैमर था वो नहीं है। कभी वो कह देते हैं कि मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, कभी कहते हैं नहीं लगवाऊंगा। एक क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए घनश्याम तिवारी, ऐसे मत कहिएगा खोखलापन और थोतापन। थोता कौन है, खोखला कौन है? अब चुनाव आएगा 2022 का, हम 400 सीट लड़ेंगे। सुनिए, हम कह रहे हैं ना हम 400 सीट लड़ेंगे ना, अरे आओ मैदान में, हम लड़ेंगे ना 400 सीट। और हम सुनो, हम तुमसे समझौता नहीं करना चाहते, हम तुमसे समझौता नहीं करना चाहते। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रहते हुए अगर समझौता करना पड़ा तो धिक्कार है इस पार्टी को, लेकिन हम समझौता नहीं करना चाहते, डंके की चोट पर लड़ेंगे। आपको जरूरत हो हमसे बात करना, और आपको जरूरत नहीं हो हमसे बात मत करना। देखिए आचार्य प्रमोद जी, आप खुद स्वयं को चुनौती दे रहे हैं, मैं आपको उससे रोकूंगा नहीं। आप 400 सीटों पे लड़िए, अन्य राज्यों में लड़िए, कौन रोक रहा है आपको? किसी ने आपको रोका है कि आप अभी से अपनी पार्टी के किसी नेता को? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, दो बातें कही, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। घनश्याम जी, आपने खोखलेपन की बात मैंने उसका जवाब दिया, मैं सुनूंगा, आप जवाब दीजिएगा। इतने भावावेश में क्यों आ रहे हैं? बीच में मत बोलिए, आपकी मर्जी है, आप अभी से अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दीजिए। किसी ने रोका है? अगर कोई झूठ के घोड़े पे सवार हो, हल्के घोड़े पे सवार हो, कौन रोकता है? आप कागज के जहाज से उड़ते रहिए। बात स्पष्ट है कि बिहार में आज अगर आरजेडी की सरकार नहीं बनी, इसके जिम्मेदार आप हैं। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी पावर में है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आसाम में जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ ताकत बढ़ी है, इसके जिम्मेदार आप हैं। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है तो वो उस घोड़े के पैर तो आप बनते हैं। अरे नहीं, बाकी लोग कहते हैं कि ऐसे तो घनश्याम तिवारी ये कह दीजिए यूपी में बीजेपी मजबूत हुई वो समाजवादी पार्टी की वजह से हुई, ये क्या लॉजिक हुआ? जहां बीजेपी जीती है, जाहिर है विपक्ष को हरा के उत्तर प्रदेश में राजीव रंजन, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। राजीव रंजन, बात को मैं सिर्फ 5 सेकंड में ये राजीव रंजन घनश्याम जी की बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, घनश्याम जी मेरे पास टाइम भी नहीं है। राजीव रंजन आपने उत्तर 2019 में 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस आपके अलायंस में नहीं थी, तो आपने बीजेपी क्यों नहीं रोका? ओके राजीव रंजन, सिर्फ राजीव रंजन, ओनली राजीव रंजन, बोलिए राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आचार्य जी के लंबे प्रवचन के बाद भी एक सच है कि देश में कोई भी स्थायी सरकार केवल क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन से नहीं बन सकती है। क्षेत्रीय दलों के कई नेताओं ने काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग राज्यों में निभाई। उनके नेता उन राज्यों में तीसरी चौथी पारी भी कई नेताओं ने अपनी पूरी की है, और निसंदेह वो राष्ट्रीय पार्टियों से बड़ा कद अपने अपने राज्य में उनका हुआ। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी अगर अलायंस जिसमें कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस अलायंस का भविष्य नहीं है। और मैं समाजवादी पार्टी को भी सुन रहा था, मैं राजद को भी सुन रहा था। दरअसल देखिए, ये परिवारवाद को लेकर के कांग्रेस भी अपवाद नहीं है। कांग्रेस की दुर्दशा की वजह भी वही है, इन्हें बहन प्रियंका के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। ये धर्मगुरु भी है, लेकिन इन्हें बहन प्रियंका के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। न इनके लिए लोकतंत्र की कोई अहमियत है, न इनके लिए लोकतांत्रिक जो सरोकार है उनको लेकर के इनके अंदर कोई व्यग्रता है। फिर भी दयनीयता जो भी कांग्रेस की हो, कांग्रेस एक ऐसी परिस्थिति में जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के खिलाफ कोई मजबूत अलायंस अगर बनाना है, चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज करनी है। कांग्रेस को भले ही 40 सीटें होंगी, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय उपस्थिति है तो उनको साथ लेना होगा। लेकिन बहुत लंबी चौड़ी जो बातें कह रहे हैं आचार्य जी दरअसल अस्ताचलगामी सूर्य के साथ हैं, और कांग्रेस देर सवेर अपनी ये प्रासंगिकता भी कहीं ना कहीं खोने जा रही है। जब हम लोग कहेंगे कि अब कांग्रेस का कोई मतलब नहीं बनता, उस स्थिति में कांग्रेस आ गई है। लेकिन फिलहाल 2024 के चुनाव में कांग्रेस के बगैर किसी अलायंस की कोई कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंततः जो मुद्दे हैं
और जिस तरह का दिवालियापन है, ये सब मिलकर के भी लड़ेंगे तो एनडीए के सामने कोई चुनौती सरकार बनाने लायक इनकी नहीं दिखती है। ओके, मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, इसलिए एनडीए की सरकार 2024 में मृत्युंजय तिवारी बोलिए। मृत्युंजय तिवारी, पहले आप बिहार की ये सरकार गिराकर दिखाइए, तब तो माने कि ये आपके नेता तेजस्वी यादव राष्ट्रीय स्तर पर उस गठबंधन में कुछ कर पाएंगे जो प्रशांत किशोर बनवा रहे हैं। देखिए मानक जी, राजीव अभी रंजन बोल जी ने रहे मुझे थे हमारे हमने बड़े किया, भाई मुझे 10 राजीव सेकंड रंजन जरूर जी, देना। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि हर जगह पर, हर राज्यों में देखिए, बड़े राज्यों में, क्या आप यहाँ बिहार में आज सबसे नंबर 1 पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल है, जनता के आशीर्वाद से। आप वहां ममता दीदी को देखिए, टीएमसी है। वहां आप यूपी में देखिए अखिलेश यादव जी विपक्ष। इसको आप कैसे नकार सकते हैं? और जब 2024 तो अखिलेश यादव नंबर 1 नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय सबको फील गुड याद है। तभी स्थानों पर आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भाई आज तो जेडीयू 3 नंबर की पार्टी है ना। नहीं, 3 नंबर की पार्टी कौन है आज? आप पलटी मार करके भले आप सरकार में है, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जनता के द्वारा तो नकार दिए गए। अब क्यों नकारे, कैसे नकारे, इस पर मत जाइए। आज 3 नंबर की पार्टी सरकार बिहार में 2 नंबर की बनाने के लिए शरद पवार जी क्या जमा हुए थे कि देश में 1 नंबर की कहां के लिए बनाने के लिए? मध्य प्रदेश में आपकी चुनौती क्या है? ये जनता की क्या ताकत है, चुनौती लोकतंत्र आपकी? और इसे छत्तीसगढ़ में आपकी चुनौती क्या है? क्या चुनौती है राजस्थान में आपकी? आप मुझे बताइए। अरे भाई, आप काहे बताइए, देश के अनेक राज्यों में आपकी चुनौती क्या है? थर्ड डिवीजन करने वाले आप मुख्यमंत्री का पद लेकर बैठे हैं और फर्स्ट डिवीजन वाले परिवार के अनेक बनाने से रोक इसके दिया। बाहर भी कोई दल है क्या? अरे भाई, आप पुत्र और देखते रहिए परिवार ना, के सदस्यों के सिवा भी कितना कोई दल है संख्या क्या? है? मृत्युंजय तिवारी, आपको संख्या ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, पर बहुत मजा आया आज की डिबेट में। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे या गुरु प्रकाश कह रहे थे, गुरु प्रकाश से बहुत ज्यादा अहमियत दे नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर और शरद पवार की मीटिंग को। वो कह रहे हैं ये गठबंधन बन ही नहीं पाएगा, आपस में ही लड़ मरेंगे, जैसा हमेशा करते हैं ये। और आचार्य जी भी कह रहे हैं कांग्रेस के बिना इस तरह का कोई गठबंधन बन नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी और मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं देखते जाइए, अभी स्थानीय दल ही बीजेपी को हरा सकते हैं। देखते हैं, 24 दूर है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, तैयारियां और हलचल अभी से शुरू हो गई है। हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। गुरु प्रकाश, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मृत्युंजय तिवारी, घनश्याम तिवारी और राजीव रंजन, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।